वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस कोर्स कोड को डिस्कस करने जा रहे हैं तफसील के साथ वो है 8623। जो कोर्स टाइटल है हमारा वो है एलिमेंट्री एजुकेशन। हम लोग आज एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन तमाम कोर्स के बारे में आपको पता होगा। सेकंड सेमेस्टर बीएड से है ये। और आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड नोट्स, जस्ट हेडिंग्स ही नहीं बल्कि हम डिटेल्ड नोट्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग एज इट इज़ उनको पेपर में जाके लिख सकते हैं क्वेश्चंस को मैनेज करके। तो पेपर की तैयारी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको पेपर की तैयारी करनी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन स्कोप एंड कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान। एलिमेंट्री एजुकेशन के तारुफ के बारे में क्वेश्चन किया गया है। सबसे पहले कि ये होता क्या है हमें पता होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान रेफर्स टू द एजुकेशनल प्रोविजन एंड प्रैक्टिसेस एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाउंडेशनल लर्निंग टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 एंड 11। 5 से 11 साल के उम्र के बच्चों की जो लर्निंग है और उनकी जो एजुकेशन है पाकिस्तान में, उस लेवल को हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ, ये जो प्रॉपरली आगे जाके प्रोफेशनल एजुकेशन या लर्निंग स्टार्ट होगी उसकी बेस बनाता है और उसका बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज है। यानी कि यहाँ पर बच्चे बेस बना के उसके बाद आगे जाकर अपने अपने फील्ड्स में माहिर बनकर मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एज रेंज एंड ग्रेड लेवल, कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है ये, ग्रेड कौन सा और एज रेंज क्या होती है बच्चों की। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है पाकिस्तान में वो 5 से 11 साल के बच्चों 5 से 11 साल के बच्चों के दरमियान है। और जो ग्रेड है 1 से लेकर 5 तक, यानी कि जिसको हम प्राइमरी पोर्शन भी कहते हैं, उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। ये कुछ मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कुछ अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं, तो उन चीज़ों को आप पॉइंट्स की शक्ल में बनाकर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स लेने की जो एक बेहतरीन टेक्निक है वो ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें। इसीलिए आप लोगों की हेल्प के लिए हमने जो मैंने लेक्चर्स हैं वो हेडिंग्स की फॉर्म में तैयार किए हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हेडिंग्स किस तरह से बनानी है। जैसे अगर इसी एज की बात हम पैराग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप मार्कर के साथ अच्छी सी करके हेडिंग देकर लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से आप इनको एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। फाउंडेशनल लर्निंग, जो सबसे पहला गोल है एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो बच्चों की बेस बनाना और उनकी बुनियाद बनाना है एकेडमिक एजुकेशन के हवाले से। उसके अलावा सब्जेक्ट एरियाज़ कौन कौन से होते हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़। सोशल स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, ये सब बेसिक्स में सबके साथ ही होते हैं। मैथ भी बेसिक सबके पास ही होती है। फिर आगे जाके हायर एजुकेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि एक बच्चे की ओवरऑल पूरी के पूरे की डेवलपमेंट हर तरह से। द कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एम्फसाइजेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, नर्चरिंग स्टूडेंट्स कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ। बच्चों की हर तरह से डेवलपमेंट, उनकी फिजिकल, इमोशनल और हर तरह से। करिकुलम डिज़ाइन, जो करिकुलम है एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो इस तरह से है कि बैलेंस्ड फॉर्म में, कि वो बच्चों के एक्सपीरियंस, उनकी लर्निंग और उनके नॉलेज और उनकी स्किल्स को बढ़ाए। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के। फीचर्स कौन कौन से हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि सब बच्चों को मुश्तरका और यकसा बराबर तालीम दी जाए। फ्री एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन जो है बच्चों को फ्री प्रोवाइड की जाए, ताकि वो लोग जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं वो भी इस एजुकेशन को हासिल कर सके। पाकिस्तान में वैसे भी बच्चों का जो चाइल्ड लेबर रेट है वो ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो जो फ्री एजुकेशन है ये एक तरह से इस मसले को हल करने की कोशिश की गई है, ताकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर गरीब वालिदैन बच्चों को नहीं भेज सकते स्कूल, तो फ्री एजुकेशन की वजह से उनके बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो सके। आप लोग ये जो इनकी डिटेलिंग है ये अपनी समझ के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
multilingual approach emphasizes on basic literacy and numeracy, holistic development of student। ये वही बातें हैं जो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट वगैरह से क्या मुराद है अभी हम बात कर चुके हैं। आप लोग इनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इनमें डाटा फिल कर लीजिएगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्लेन करिकुलम डेवलपमेंट एंड इट्स प्रोसेस इन डिटेल। अब हम करिकुलम डेवलपमेंट की तरफ आएंगे। पहले हमने देखा कि एलिमेंट्री एजुकेशन होती क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। अब उसका करिकुलम कैसे डेवलप होता है इस बारे में बात करेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट होता क्या है? बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एजुकेशनल फ्रेमवर्क दैट गाइड्स टीचिंग एंड लर्निंग। वो एजुकेशनल फ्रेमवर्क, तालीमी फ्रेमवर्क जो टीचर्स को गाइड करता है कि उन्हें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, वो जो एक पूरा कोर्स कोड उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दैट इज़ करिकुलम। इट इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग द कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड असेसमेंट। यानी कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, उसका मकसद क्या है, बच्चे उससे क्या सीख पाएंगे। ये जो पूरे का पूरा एक बैकग्राउंड वर्क होता है एक करिकुलम स्कूल्स में लाने से पहले या अप्रूव करने से पहले, दैट इज़ कॉल्ड करिकुलम डेवलपमेंट। Collaborating among educators and stakeholders is essential to ensure the curriculum needs। वो कह रहे हैं कि बच्चों की जो नीड्स क्या हैं, एजुकेशनल नीड्स क्या हैं, और बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ बच्चों का जो कोर्स चेंज करने की जो ज़रूरत है, मॉडर्न सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, अकॉर्डिंगली उनके करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों का कोर्स बनाया जाए, उसको कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। और जो इफ़ेक्टिव करिकुलम है वो बच्चों के एक्सपीरियंसेस और से रिलेटेड हो सकता है, और वो बच्चों को तैयार करता है कि वो किस तरह मुस्तकबिल में जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं या फिर कामयाब हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ करिकुलम कौन कौन सी हो सकती हैं, ये कुछ 3-4 टाइप्स दी गई हैं नीचे। सबसे पहले है फॉर्मल करिकुलम। ये वो करिकुलम है जो प्लान्ड हो, बिल्कुल इंटेंडेड करिकुलम दैट इज़ ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड एंड मैंडेटेड बाय एजुकेशनल अथॉरिटीज़। जो तालीमी इदारे हैं, जो तालीमी अथॉरिटीज़ हैं, जो करिकुलम डिज़ाइन कर रही हैं, वो जो करिकुलम प्लान करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करके स्कूल्स में भेजते हैं, वो क्या है? वो फॉर्मल करिकुलम है जो बुकलेट की फॉर्म में होता है। परसीव्ड करिकुलम क्या हो सकता है? इट रेफर टू स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ बीइंग टॉट। बच्चे जो क्या समझते हैं, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा सकता है, वो कितना परसीव कर पा रहे हैं, उनकी समझ के मुताबिक, उनकी एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्सपीरियंसेस के मुताबिक वो जितना सीख पा रहे हैं वो है परसीव्ड। यानी कि फॉर्मल करिकुलम से उन्होंने कितना परसीव किया, दैट इज़ परसीव्ड करिकुलम। एक्सपेरिमेंटल करिकुलम हुआ, इसके नाम से जाहिर है कि जो The experimental curriculum involve innovative approach to teaching and learning. It explore new method and techniques। या टीचर्स खुद कौन कौन से मेथड एंड टेक्निक्स अडॉप्ट करके उस करिकुलम को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, जो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल करिकुलम। यानी कि नाम से जाहिर है कि जो प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो है एक्सपेरिमेंटल करिकुलम। आप लोग इन लाइंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आगे हम चलते हैं ऑब्जर्व्ड करिकुलम। ये भी नाम से जाहिर है। ऑब्जर्व्ड करिकुलम वो जो एक्चुअली देखा जाए, ऑब्ज़र्व किया जाए, क्लासरूम में जो डिलीवर किया जा रहा है, बच्चे जो सीख रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज दे इंगेज विद द करिकुलम। उनके दरमियान बॉन्डिंग किस तरह से है एक करिकुलम को डिलीवर करने से लेकर बच्चों के परसीव करने तक, वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन क्या कहलाती है? ऑब्जर्व्ड करिकुलम, प्लान्ड करिकुलम। It is a systematic design of the educational program. It involves the selection of specific objective content, instructional strategies and assessment that are intended to guide teaching and learning। बच्चों को सिखाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी असेसमेंट लेनी पड़ेंगी, सारी की सारी जो एक स्केच बनाया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? प्लान्ड करिकुलम। और उसके बाद है हिडन करिकुलम। हिडन, छुपा हुआ। It refer to unintended and implicit lessons and values that are learned through the overall school environment। यानी कि हर बात बोलकर नहीं बताई जा सकती। स्कूल का इन्वायरमेंट, टीचर्स का बिहेवियर, स्कूल का नज़्म ज़ब्त, स्कूल की जो बेसिक मॉरल वैल्यूज़ जो बच्चे एक दूसरे को देखकर एक स्कूल के इन्वायरमेंट से सीखते हैं, वो भी उनके करिकुलम का पार्ट है। बट यानी कि वो ये चीज़ें भी तो सीख रहे हैं ना सोसाइटी से। एक बच्चा जो स्कूल आ रहा है वो बहुत सारी चीज़ें पिक कर रहा है, उनके नॉर्म्स, बिलीव्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़,
एक बच्चे से दूसरों में शिफ्ट हो रही होती हैं, तो जो वो स्कूल के माहौल से सीख रहे हैं वो है हिडन करिकुलम। इसके अलावा है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। अभी तो हमने टाइप्स ऑफ करिकुलम देखा कि होती कौन कौन सी हैं। अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो analysis of the situation, this involve analyzing the educational context including the need and characteristics of learners, social expectations, available resources and any constraints or challenge that may impact curriculum development। यानी कि करिकुलम को डेवलप करने के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से वो डिज़ाइन किया जाएगा, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट होगा, ये सारे का सारा जो एनालिसिस है ये ज़रूरी है करिकुलम डेवलप करने के प्रोसेस का जो पहले का पहला स्टेप है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ एम्स या गोल्स डिसाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो करिकुलम अपने स्कूल्स में, अपने कंट्री के स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसके वो क्या लेकर आएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। वो जो बच्चे उस करिकुलम को रीड कर लेंगे, प्राइमरी एजुकेशन को ख़त्म कर चुकेंगे, तो उसके बाद उनकी शख्सियत में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, वो क्या सीख पाएंगे। तो गोल क्या है आप जो करिकुलम पढ़ा रहे हैं इसका, बच्चों की बेस बनाना या जो भी, ये अथॉरिटीज़ का काम है जो डिसाइड कर रहे हैं कि वो उसके एम्स भी डिसाइड करें। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, वही बात कि बच्चे एक्सपेरिमेंटली क्या सीखेंगे, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से वो क्या सीख पाएंगे। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है आपका करिकुलम का वो क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स चूज़ होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि बच्चों की प्रैक्टिकल लर्निंग में वो हेल्पफुल रह सके, उनकी ग्रूमिंग एंड ग्रोइंग में हेल्पफुल रह सकें। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट आपने डिसाइड कर लिया कि ये हमें करिकुलम का पार्ट बनाना है, ये चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी है हमें निकालनी है, उन सबको ऑर्गेनाइज कर किया जाए। एवेल्यूएशन ऑफ इफ़ेक्टिवनेस के वो जो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है करिकुलम डेवलपमेंट का कि जो उनकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, जो गोल्स आपने डिसाइड किए हैं आया वो उसका पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। दिस इवैल्यूएशन इन्फॉर्म एडजस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट टू इन्हांस द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम। क्या क्या कमियाँ कोताहियाँ हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो इवैल्यूएशन है ये भी इसमें आ जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स थे करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस करें। तो आप लोग इनको रीड कर लीजिएगा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इनको एक्सटेंड या जिस तरह से भी मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हो सकता है क्वेश्चन एज इट इज़ हों, वरना पेपर में क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं भी हैं तो वो इससे मिलते जुलते होते हैं, तो आप लोग आसानी से मोल्ड करके इन हेडिंग्स को अपने क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। एलेबोरेट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यूज्ड एट एलिमेंट्री लेवल। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पर जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, टीचर्स किस तरह से पढ़ा सकते हैं, कितने तरीक़ों से। सबसे पहला मेथड जो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड ये होता है कि जो टीचर है वो बच्चों को डायरेक्टली बोल कर विजुअल एड के थ्रू बच्चों को लेक्चर डिलीवर कर दे, उन्हें उनका डेली का जो भी पढ़ाने का काम है वो ख़त्म करे। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन जैसा कि लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, द टीचर विजुअली शो केस अ प्रोसेस, स्किल और कॉन्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व और लर्न, यानी कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करके बताता है। ड्रिल क्या है, रेपिटेटिव प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज टू रेनफोर्स स्पेसिफिक स्किल, यानी कि प्रैक्टिकली बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्टिविटी की जाए तो उसको हम ड्रिल बोलते हैं। ये भी टीचिंग मेथड में आ जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड और कहा जाए कि इसका सोल्यूशन प्रपोज करें और बच्चे अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसका कोई हल लेकर आएँ और क्लास के सामने प्रेजेंट करें। तो ये भी लर्निंग का एक बहुत अच्छा और बहुत ही कारआमद तरीका है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ की तरफ आया जाए और उनको खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाएँ जिससे उनकी मेंटल जॉगिंग हो और वो सीखें। रोल प्लेइंग, यानी कि किसी तरह से कोई कैरेक्टर में आकर रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड तो उससे बच्चों को सिखाया जाए। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होगी टीचर के स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट्स की आपस में भी, और इस तरह से उनमें जो लर्निंग इंटरेस्ट है उनका वो बढ़ेगा। जब उनका मोटिवेशन बढ़ेगा तो उनकी लर्निंग खुद ब खुद बढ़ जाएगी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल गाइड स्टूडेंट थ्रू कंटेंट एक्सरसाइज एट देयर ऑन पेस, किस तरह से वो अपने लिए हेल्प लेते हैं। इसके अलावा गेम्स तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स।
खाली बच्चों को आप पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, तो उससे वो नहीं सीखते। दिमाग को रेस्ट की, खुलने की ज़रूरत है। तो स्कूल में स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और फिर वो गेम्स वक्त का ज़िया ना हो, वो इस तरह से हों कि जिसमें बच्चों की मेंटल जॉगिंग हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे छोटे लेवल पर, अब हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जो गेम्स हैं, वो पज़ल्स हैं, वो ऐसे ही होने चाहिए कि जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो बच्चे खेल-खेल में ही सीखेंगे उसको। तो इससे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चंस आंसर्स हो सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाएँ, बच्चों का दिमाग काम करे, वो सवाल सोचें, फिर जवाब दें। तो ये कुछ डिफरेंट टेक्निक्स थी जो टीचिंग मेथड्स में आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो कि ज़रूरी हैं टीचिंग मेथड के लिए। कोई भी टीचिंग मेथड अगर आपने अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हर मेथड के लिए नेसेसरी हैं अच्छी टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो है प्लानिंग। एक टीचर जैसे भी पढ़ाना चाह रहा है, सबसे पहले तो उसकी अच्छी प्लानिंग होना ज़रूरी है कि उसको पता हो कि मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, इसका गोल क्या है, ये मैंने किस मेथड के थ्रू पढ़ाना है, उसके थ्रू उसने तैयारी की है या नहीं, मैं अच्छे से डाटा कैसे डिलीवर कर पाऊँगा, बच्चों से फीडबैक कैसे ले पाऊँगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किस में आ जाती हैं? प्लानिंग में। क्लियर पर्पस, मकसद पता हो, ज़ाहिरी बात है आप तभी डिलीवर कर पाओगे ना जब आप मोटिवेटेड होकर। मोटिवेटेड होने के लिए मकसद पता होना ज़रूरी है कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो मुस्तकबिल के ममार बैठे हैं आपके सामने, हमारा फ्यूचर बैठे हैं, हमारे मुल्क कौम का फ्यूचर बैठे हैं, इनको पढ़ाने का मकसद क्या है? डिलीवरिंग, और अच्छे से डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीचर अच्छे से डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, उसकी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वही हेल्पफुल नहीं है, या उसका मेथड अच्छा नहीं है, तो बच्चे कैसे सीख पाएँगे? तो डिलीवर करना वो बहुत ज़रूरी है कि आप डिलीवर कैसे करोगे। सोच लिया आपने, प्लान कर लिया, अब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? रोल ऑफ द टीचर। The role of the teacher encompasses guiding and facilitating the learning process. The teacher provide instructions, clarify concept. एक टीचर बताता है, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, क्लास में डिस्कशंस करता है, बच्चों को समझने में सपोर्ट या उनकी मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें टीचर ही करेगा, तो उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर मैं बोलूँ तो। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, किस किस तरह से आपने इवैल्यूएशन करनी है, जो आपने सिखाया, जो आपने बच्चों को पढ़ाया, अब आपने अगर उसको इवैल्यूएट करना है, तो आप कौन-कौन सी टेक्निक्स यूज़ करोगे? क्विज़ लोगे, प्रेजेंटेशंस लोगे, टेस्ट लोगे, प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियोज़, क्या? जो भी आप करना चाह रहे हो, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपका मेथड ऑफ इवैल्यूएशन क्या है। टेक्निक्स हैं, कौन-कौन सी टेक्निक्स एंड अप्रोचेज़ आप यूज़ करना चाह रहे हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक्स होंगी, वो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स होंगी, या इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेटिंग लर्निंग मेथड। तो एक टीचर को अपना पूरे का पूरा जो एक रोड मैप जिस तरह बोलते हैं ना, फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको पता होना चाहिए कि इसको किधर जाना है। एंड इम्पॉर्टेंट फेजेज़, वही बात है कि ये प्लानिंग, डिलीवरिंग, इंस्ट्रक्शन, मॉनिटरिंग, स्टूडेंट प्रोग्रेस, सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। टीचर्स को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो टेक्स्ट बुक आपके पास मौजूद है, अगर किसी टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, ऑडियो विजुअल एड्स की सहूलत मौजूद है, और जो जो भी सपोर्टिंग मटेरियल है एक टीचर्स के पास, वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए किस तरह से इफ़ेक्टिवली एजुकेशन और लर्निंग को डिलीवर कर सकता है, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। लिमिटेशन इन एलिमेंट्री लेवल टीचिंग मेथड, लिमिटेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? वो कह रहे हैं कि इसमें लिमिटेड अटेंशन स्पैन्स ऑफ यंग लर्नर्स, के बच्चे अटेंटिव ना हो, वेरिंग रीडीनेस लेवल एंड एबिलिटीज़, हर बच्चे की जो खसूसियात हैं पढ़ने, लिखने, सुनने, समझने की जो एबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। एडिशनली टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लार्ज क्लास साइजेस कैन पोस्ट चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग सर्टन टीचिंग मेथड। तो अगर क्लास बहुत बड़ी है और आपका सेपरेटली हर एक बच्चे से क्वेश्चन करके एवेल्यूएशन करने का इरादा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द क्लास, और बच्चों का मेंटल लेवल कितना है, उनका पिक करने का एंड देन एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटीज़ हैं, वो पूरी क्लास की ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, क्लास के हम इंडिविजुअल की बेस पे बात नहीं कर सकते। तो वो कितनी है, इस बुनियाद पर जो है वो टीचिंग मेथड कितना किस हद तक कारआमद है, ये क्लास टू क्लास जो है वो वेरी करेगा, टीचर टू टीचर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। तो इस बात को समझना और फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट करना जो है वो टीचर्स की ज़िम्मेदारी है। ये कुछ पॉइंट्स थे, आप लोग इनको फिर से रीड करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप करके जितनी देर के लिए भी पढ़ें,
इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, या फिर आप वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज यूज्ड एट एलिमेंट्री लेवल। अब हम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी का भी बहुत रोल है टीचिंग एंड लर्निंग में, और एलिमेंट्री लेवल पर ये किस तरह से हेल्पफुल है वो हम देखते हैं कि किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, बच्चों की एंगेजमेंट को इन्हांस करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टेड एड्स, विजुअल एड्स की तरफ आ जाते हैं। विजुअल एड्स कौन सी हैं कि जैसे जो विजुअल कंटेंट है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाए तो उसको हम विजुअल एड्स बोलते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स के फॉर्म में वो हो सकता है कि एक टीचर के पास अगर प्रोजेक्टर की सहूलत मौजूद है तो वो पावर पॉइंट स्लाइड की शक्ल में आके बता सकता है, या फिर अगर कोई कुछ आप पढ़ा रहे हैं और उसके लिए कुछ डायग्राम्स ऐड करनी है तो वो इस तरह से बच्चों को दिखाएंगे तो उनकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। ट्रांसपेरेंसीज आर क्लियर। प्लास्टिक शीट यूज्ड विद ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये यूज़ की जा सकती है। और प्रिंटेड कंटेंट यूज़ किया जा सकता है, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं जो लाइट एंड लेंस की मदद से लार्ज स्क्रीन पर दिखा देते हैं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्क्रीन कोई स्पेशल नहीं चाहिए होती। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं, ये जो सामने दीवार हो उसको भी एज आ स्क्रीन इस्तेमाल करके तो उसके ऊपर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइट का वो होता है तो वो नज़र आ जाता है। आप लोगों ने भी उम्मीद है कि अपने एजुकेशन स्पैन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? प्रोजेक्टेड एड्स में वो सारी चीज़ें आ गई, प्रोजेक्टर्स, प्रेजेंटेशंस, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स एंड एक दो और पॉइंट थे उसमें कि प्रिंटेड कंटेंट हो। और लेकिन नॉन प्रोजेक्टेड एड में क्या क्या शामिल है? फोटोग्राफ्स एंड इमेज आर यूज टू इलस्ट्रेट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, यानी कि बच्चों को पिक्चर्स दिखाई जाए, उन्हें फ्लैश कार्ड्स दिखाए जाएँ और उनका रिव्यू लिया जाए। ड्राइंग, कार्टून भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। उन्हें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन के हवाले से कुछ नक्शे भी दिखाए जा सकते हैं जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पोस्टर्स दिखाए जा सकते हैं, चार्ट्स दिखाए जा सकते हैं, क्लास उनसे चार्ट बनवा कर क्लास में भी लगवाएं। डाटा को कंपाइल्ड फॉर्म में शो करने के लिए इसलिए फ्लिप चार्ट्स, ग्राफ्स भी हो सकते हैं। ग्राफ जो है वो भी किसी डाटा को, स्टैटिस्टिक्स को शो करने के लिए बहुत अच्छा एक है। और उसके अलावा मार्कर बोर्ड वगैरह वो तो हैं ही। बुलेटिन बोर्ड और वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सॉलिड मॉडल एंड 3 डायमेंशनल 3D रिप्रेजेंटेशन जो है किसी ऑब्जेक्ट की, वो भी हेल्पफुल रहेंगे, यानी कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आप बनाकर लाएं या प्रैक्टिकली बच्चों को वो दिखाएं। और कट अवे एंड एक्सरे मॉडल और वर्किंग मॉडल आर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिमॉन्स्ट्रेट द फंक्शनलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। तो ये कुछ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स थी। आप लोग अगर इसमें आपके माइंड में कुछ और है जो यहाँ पे मिस हो गई हो तो आप लोग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्लासरूम प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन में शायद हो गया थोड़ा सा। क्लासरूम प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जो टीचर इनकाउंटर कर सकता है, इस हवाले से है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट बिहेवियर इश्यूज़ की हो सकते हैं, कैसे कि जो बच्चे हैं उनका जो बिहेवियर है वो गैर संजीदा हो, वो समझने के लिए तैयार ना हो, या फिर वो होता है एक क्लासरूम मजमुआ है बच्चों का, बहुत सारे लोगों का, तो सारे के सारे बच्चे एक जैसे अच्छे बाअदब और वो तो नहीं हो सकते ना। उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कभी कभार रिस्पेक्ट शो कर जाएं, तो उनको किस तरह से मैनेज करना है ये भी एक टीचर की जिम्मेदारी आ जाती है। उसके अलावा इनअटेंटिवनेस हो सकती है कि बच्चे सीरियस ही नहीं है समझने के लिए, वो उन्होंने अपना उधम मचा रखा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। स्टूडेंट के बिहेवियर के हवाले से बुली कर सकते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल ना करें और अग्रेसिवनेस आए फिर उससे बच्चों में। एंड लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, बच्चे अगर क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, बातों को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो इससे उनकी लर्निंग बेहतर नहीं होगी। तो क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये इशू भी टीचर्स को फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद है क्लासरूम मैनेजमेंट चैलेंजेस। क्लासरूम को मैनेज करने के कौन कौन से चैलेंजेस है? एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड लेसन्स। अगर टीचर ने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं और जो क्लास है वो है सिर्फ आधे घंटे की, तो ज़ाहिर है टाइम मैनेज नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासरूम को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, वो बहुत ज़रूरी है। नॉइज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है, बच्चे हैं शोर तो करेंगे ही, तो अगर एक टीचर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा।
तो टीचर के बहुत ही पेशेंस के साथ जो है वो किस तरह से सिचुएशन को डील करना है, ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज़ और ये सब कुछ टीचर ने कैसे मैनेज करना है उसमें आ जाएगा। उसके बाद है डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, हर बच्चे का जो सीखने का स्टाइल है वो अलग है, क्लासरूम में उसका बिहेवियर अलग है क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है। हर किसी का अपना एक फैमिली सिस्टम है, फिर उसी हिसाब से उनके बिहेवियर बनते हैं, तो वो चीज़ें भी आ जाएंगी इसमें। इसके अलावा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि जो मटेरियल है वो हमारे यहाँ माशाल्लाह से एजुकेशन का जो बजट है वो इतना नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके इस हवाले से, तो ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। असेसिंग इंडिविजुअल प्रोग्रेस, हर एक बच्चे की अलग से प्रोग्रेस कैसी है, फिर उस हिसाब से प्लानिंग करना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा स्टूडेंट एंगेजमेंट में लैक ऑफ मोटिवेशन है। बच्चे तब अटेंटिव होकर सीखने के लिए कोशिश करेंगे जब वो मोटिवेटेड होंगे, तो बच्चों का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। तो एंड वेरिंग अटेंशन स्पैन, हर किसी के अटेंटिवनेस जो है वो अलग अलग है, लिमिटेड इंटरेस्ट है। तो इन सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एक टीचर को ज़रूरी है कि पहले वो बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करके फिर उनको मोटिवेट करे उस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए। तो जब वो ये सब कर लेगा तो फिर ये वाला जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। असेसमेंट एंड ग्रेडिंग, जो ग्रेडिंग है उसको फेयर रखना, कोई भी फेवरिज्म ना हो, जो सब्जेक्ट असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह हैं उनकी फेयर ग्रेडिंग करना, फिर लर्निंग जो है उनकी कितनी इफेक्टिव है इस बात को असेस करना, और टाइम कॉन्स्टेंट्स वगैरह ये सब जो है वो इसमें आ जाएगा। आप लोग वीडियो स्टॉप करके रीड कर लीजिएगा। और जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शायद पहली दफ़ा में इतना इम्पोर्टेंट ना लगे, वो है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिकेशन। पेरेंट्स का ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं है, वो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहे टीचर के साथ समझने के लिए और सारी चीज़ों में, तो बच्चा जो भी सीख रहा है ज़ाहिर है वो कंफ्यूज ही होगा, उसमें कन्फ्यूजन और स्ट्रेस ही बढ़ेगा। तो लिमिटेड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के बहुत से छोटे सिटीज़ और स्पेशली गांव के स्कूलों में बच्चों को फेंक ही देते हैं माँ बाप के पास, जी अब आप ही करो जो करना है। तो कुछ रोल उनका भी बनता है कि घर पे बच्चों का जो ज़हनी तौर पर उनको रिलैक्स रखा जाए, बच्चों को अपने घरेलू मसाइल में ना उलझाया जाए, उनको मोटिवेट अगर हैं तो उन्हें इस मामले में सपोर्ट किया जाए। जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनकी बात को समझकर उनको सपोर्ट किया जाए। घर पर बच्चों को काम करवाने के लिए थोड़ी सी उन पर गौर किया जाए। एग्ज़ाम्स की तैयारी बच्चों ने घर से करके आनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स ही करवा सकते हैं। तो एक टीचर घर में जाकर तो बच्चे का घर का माहौल सेट नहीं ना कर सकता, तो वो ड्यूटी तो पेरेंट्स की है। अगर बच्चा घर के माहौल की वजह से मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है तो उससे उसकी जो प्रोग्रेस है वो डेफिनेटली मुतासर होगी। और इसके अलावा उनको पेरेंट्स को टीचर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए अपने बच्चे की ग्रूमिंग एंड लर्निंग के लिए। तो कम्युनिकेशन चैलेंजेस भी आ जाते हैं इसमें, कि जो लैंग्वेज बैरियर की वो बात कर रहे हैं कि जैसे अगर माँ बाप बेचारे अनपढ़ हैं तो वो कैसे समझेंगे, और टेक्नोलॉजी के बारे में वो अवेयर नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये भी बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम जो है वो काज कर देती हैं। यहाँ तक अभी हम एक वीडियो ही रखते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर टोटल जो क्वेश्चन हैं वो 11 हैं, हमने क्वेश्चन 5 डिस्कस किए हैं और उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो चलें, यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, बाकी इसके अलावा 5-6 क्वेश्चंस और भी हैं, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको डिटेल से डिस्कस करूँगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और बीएड के ग्रुप्स में भी शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। और बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।